हाय टू एवरीवन। तो कैसी लग रही है सीरीज़, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि मैं अगर कोई चेंजेस होगा तो वो चेंजेस भी करूँगा। और ये सीरीज़ का 4th पार्ट है। तो इस 4th पार्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम अंडरस्टैंड करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप प्रीवियस वीडियोस जाकर के ज़रूर देखिए। क्लास 12th का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। ठीक है, तो इससे पहले की सीरीज़ में हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया है और आज के सीरीज़ में भी हम उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आगे की चीज़ों को लेकर के डिस्कस करेंगे बच्चे। तो साथ में मुझे आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर भी मुझे फॉलो कीजिए, वहाँ से भी आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो आपके पढ़े हुए कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करने में बहुत हेल्प करेंगे। और साथ में मुझसे कनेक्ट होने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर से भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। वहाँ से भी आपको अगर कोई डाउट है, कोई इन्फॉर्मेशन है जो आपको मेरे तक ले आनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वहाँ से भी मैं आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए आज का टॉपिक जो है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है ये इस सीरीज़ का 4th पार्ट है। तो हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को प्रीवियस में डिस्कस कर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा कि जो बायोटेक्नोलॉजी है, इस बायोटेक्नोलॉजी में एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं बच्चे डीएनए क्लोनिंग, जिसको हम बोलते हैं डीएनए क्लोनिंग। अब इस डीएनए क्लोनिंग को जब हम परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पर कुछ एंजाइम्स हम यूज़ करते हैं। उस एंजाइम्स में रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम है और रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज करते हैं एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को, और इस सीक्वेंस को हम कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। ठीक है, अब पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम अंडरस्टैंड ये करते हैं बच्चे। फॉर एग्जांपल अगर हम एक यहाँ पे सीक्वेंस लेते हैं जिसको हम बोल रहे हैं GAATTC। ठीक है, अब ये जो एंड है इसको हम बोल रहे हैं 5 प्राइम एंड, इसको एंड हम बोलते हैं 3 प्राइम एंड। अगर हम इस सीक्वेंस की कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस को अंडरस्टैंड करते हैं तो इस सीक्वेंस की भी क्या सीक्वेंस होगी, GAATTC। लेकिन होता क्या है कि डीएनए की जो डबल स्टैंडर्ड है वो दोनों स्टैंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। ठीक है, अब देखो जब भी आप किसी डीएनए को अंडरस्टैंड करते हो, जब भी किसी डीएनए के स्ट्रक्चर्स को आप रीड करते हो तो हमेशा एक साइड से आप रीड करते हो। ठीक है, तो अगर आप इस स्ट्रैंड को 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में अगर आप रीड करते हो तो इसकी सीक्वेंस GATTC है। लेकिन अगर कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड्स को 5 प्राइम टू 3 प्राइम में डायरेक्शन को रीड करते हो तो इसकी सीक्वेंस भी क्या है, एग्जैक्टली सेम है। तो जब इस तरह की सीक्वेंसेज आती है तो इसी सीक्वेंस को आप क्या बोलते हो, कॉल्ड एज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं वो हमेशा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस को ही क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। और रिकॉग्नाइज करने के बाद क्या कॉज करेंगे, तो कटिंग कॉज करेंगे। क्या कॉज करेंगे, कटिंग कॉज करते हैं एक स्पेसिफिक साइट पर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बात करते हो कि यहाँ पर ये जो सीक्वेंस है इको R1 जो है इस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेगा और ये हमेशा जो कटिंग कॉज करता है G और A के बीच में कटिंग कॉज करता है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है, हमेशा दिमाग में रखना बच्चे कि डीएनए क्लोनिंग में जो आप एंजाइम यूज़ कर रहे हो रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम हमेशा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस को ही रिकॉग्नाइज करते हैं। जब ये कटिंग हो जाएगी तो उसके बाद आप क्या यूज़ करोगे, डीएनए लाइगेज। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अंडरस्टैंड किया था कि जो डीएनए क्लोनिंग है वो 2 तरीके से है। एक है इन विवो मीन्स इन विवो डीएनए क्लोनिंग और दूसरा है इन विट्रो डीएनए क्लोनिंग। तो आज हम इस टॉपिक को बहुत डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे सेल के अंदर डीएनए की क्लोन हो रही है। ठीक है, सेल के अंदर कैसे डीएनए का क्लोनिंग हो रहा है। तो देखो अगर हम इस चीज़ को देखें, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डीएनए क्लोनिंग हो रहा है और ये किसके थ्रू हो रहा है, इनसाइड द सेल। इसीलिए तो आप इसको बोल रहे हो इन विवो क्लोनिंग, इन विवो मेथड या इन विवो डीएनए क्लोनिंग।
अब देखो होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर फॉरेन डीएनए की बात करूँ, ये क्या है आपका फॉरेन डीएनए है, और ये क्या है आपका वेक्टर डीएनए है। तो ये आपका फॉरेन डीएनए, ये आपका वेक्टर डीएनए। फॉरेन डीएनए के अंदर ही क्या अवेलेबल होगा, आपका डिज़ायरेबल जीन होगा। फॉर एग्जांपल ये आपका क्या है, फॉर एग्जांपल ये आपका क्या है, डिज़ायरेबल जीन है, डिज़ायर्ड जीन, या आप कह सकते हो डिज़ायर्ड डीएनए है। ठीक, अब देखो होगा क्या कि इस वेक्टर डीएनए को जो आप कंसीडर करके चल रहे हो, वेक्टर क्योंकि जीन को कैरी करेगा, जीन को क्या करेगा, कैरी करेगा, और आपके होस्ट के अंदर क्या करेगा, ये क्या है आपका होस्ट। होस्ट यहाँ पर क्या लिया गया है, ई कोलाई। ई कोलाई कैसा होस्ट होगा, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होगा। ये बात क्लियर है सभी को। अब देखो होगा क्या कि जो आपका वेक्टर डीएनए है और जो आपका फॉरेन डीएनए है, इन दोनों डीएनए को आप सेम रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम से ट्रीट करेंगे, सेम रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम से ट्रीट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम हम इको R1 लेके चलते हैं, तो इको R1 से को आप ट्रीट करोगे वेक्टर्स को भी कटिंग करने में, और सेम एज इट इज़ इको R1 को यूज़ करोगे वेक्टर को कटिंग कॉज करने में और फॉरेन डीएनए को। तो सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कटिंग फॉर बोथ फॉरेन डीएनए एज वेल एज वेक्टर डीएनए। अब यहाँ पर आप कोई भी रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम से ट्रीट कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आप किस तरह की सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करना चाहते हो। तो इको R1 स्पेसिफिकली GAATTC सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है। बात समझ में आ रहा है? तो ओवरऑल द स्टोरी ये है कि जब भी आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में आप जब भी वेक्टर और फॉरेन डीएनए को जब ट्रीट करते हो, तो बोथ आर ट्रीट बाई सिंगल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। हमेशा याद रखना इस चीज़ को। ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि सेम टाइप के एंड जनरेट होंगे, और जब सेम टाइप के एंड जनरेट होंगे तो वहाँ पर डीएनए का जब लाइगेशन करोगे, डीएनए लाइगेज एंजाइम यूज़ करोगे, तो वहाँ पर लाइगेट होने में काफ़ी आसानी होगी। बात क्लियर है? अब देखो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का आपने यूज़ किया, कटिंग कॉज किया, डीएनए कट हुआ, ये आपका क्या है, डिज़ायरेबल डीएनए है। यहाँ पर वेक्टर कटिंग कॉज हुआ। अब डीएनए लाइगेज नाम का एंजाइम आप यूज़ करोगे किसके लिए, ज्वाइन फॉरेन डीएनए टू वेक्टर, जो आपका प्लाज्मिड है। ठीक है, अब ये आपका जो डीएनए है, डिज़ायरेबल डीएनए है, ये इस वेक्टर के इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, लाइगेट हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। ये क्या हो जाएगा, ये जो बना आपके पास, इसी को आप बोलते हो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, या इसी को आप बोल सकते हो काइमेरा। ठीक है, अब देखो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बन गया। अब इसको क्या कर रहे हो, ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो किसके अंदर, अपने होस्ट के अंदर कर रहे हो। जब होस्ट के अंदर आप ट्रांसफर कर दोगे तो ई कोलाई का खुद का एक जीन है, साथ में इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए या इस काइमेरा मॉलिक्यूल को भी ट्रांसफर करोगे, और फाइनली जब सेल डिवाइड होगी बाइनरी फिजन की हेल्प से, तो जब सेल डिवाइड होगा तो आपके वेक्टर जो आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल है उसको भी क्या करेगा, ये रेप्लिकेट करेगा। जब रेप्लिकेट करेगा, फाइनली जब डिवाइड होगा तो दो अलग अलग सेल्स में आ जाएगा। तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यहाँ तक क्या है आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है। इसके बाद क्या है, डीएनए क्लोनिंग। ठीक है, ये याद रहेगा, ये क्या है, डीएनए क्लोनिंग। और डीएनए क्लोनिंग यहाँ पर सेल है, इसलिए सेल बेस्ड हम बोल रहे हैं, और ये क्या है आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। याद रहेगा हमेशा। तो बच्चे आज का जो टॉपिक है ना, वो बेसिकली डीएनए क्लोनिंग है, और डीएनए क्लोनिंग सेल के हेल्प से हो रहा है, इसीलिए इस प्रोसेस को आप क्या बोल रहे हो, इन वीवो मेथड बोल रहे हो। ठीक है, और अगला टॉपिक जो है बच्चे, अगर हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें तो अगला टॉपिक ये है बच्चे कि आपका जो यहाँ पर आगे का एक्सपेरिमेंट है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब देखो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है ना, वो एक तरह की टेक्निक है।
जो भी आपने डीएनए को परफॉर्म किया, जो भी आप डीएनए को जब आप आइडेंटिफाई करते हो, देखो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है एक तरह की टेक्निक है। अगर हम इलेक्ट्रोफोरेसिस को डिफाइन करते हैं यहाँ पर, तो आप ध्यान से अंडरस्टैंड करना। अभी आप सिर्फ इलेक्ट्रोफोरेसिस को अंडरस्टैंड करो, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है ना, वो एक तरह की क्या है, इलेक्ट्रोफोरेसिस इज द टेक्निक फॉर separating or resolving the charged molecule like amino acid, peptides, प्रोटीन्स, जितने भी चार्ज मॉलिक्यूल होते हैं ना, पेप्टाइड्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड्स में आप बात करते हो किसकी, डीएनए और आरएनए की बात करते हो, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रोफोरेसिस एक तरह की क्या है, टेक्निक है। किस पर्पस से आप यूज़ कर रहे हो, किसी भी चार्ज किस पर्पस से यूज़ कर रहे हो, सेपरेटिंग और रिजॉल्विंग charged molecule like amino acids, peptide, protein, nucleic acids under the influence of electric फील्ड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप बात करते हो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में आप बेसिकली जेल का यूज़ करो, और यहाँ पर जो जेल आप बनाते हो ना, तो मटेरियल जो यूज़ कर रहे हो जेल बनाने के लिए, बेसिकली आप किसका यूज़ कर रहे हो, एगरोज का, ठीक है, अगार का आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। अब देखो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में बेसिकली आप कर क्या रहे हो कि आपका जो डीएनए मॉलिक्यूल है उसको सेपरेट कर रहे हो, उसको आप सेपरेट कर रहे हो, और साथ में साथ उसके साइज़ को आप डिटरमाइन कर रहे हो, ठीक है। अब देखो एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ कि अगर मैं बात करूँ डीएनए की, तो डीएनए की जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, न्यूक्लियोटाइड। अब इस बेसिक न्यूक्लियोटाइड में अगर मैं बात करूं कि डीएनए किस चीज़ से मिलकर के बना हुआ है, तो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना है। न्यूक्लियोटाइड किन कंपोनेंट से मिलकर के बना है, तो एक तो है बच्चे पेंटोज शुगर, प्लस क्या है नाइट्रोजनस बेस है, प्लस क्या है फॉस्फेट ग्रुप, जिसको आप बोलते हो PO4 डबल नेगेटिव। तो न्यूक्लियोटाइड जो है वो इन्हीं 3 कंपोनेंट से मिलकर के बना हुआ है, और इसी फॉस्फेट ग्रुप के प्रेजेंट होने की वजह से ओवरऑल जो डीएनए पर चार्ज है वो कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव का मतलब ये है कि बेसिकली ये कैसा है, कैथोड नेचर का है, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन करूं, तो ओवरऑल ये समझ में आया कि चाहे वो डीएनए हो चाहे वो आरएनए हो, दोनों कैसे हैं, तो इनके ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। बात क्लियर है। अब देखो एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट डायग्राम अंडरस्टैंड करना कि जो यहाँ पर डायग्राम है, अगर मैं एक टिपिकल एग्रो जेल की बात करूँ, तो देखो यहाँ पर जो एग्रोज है ना, वो किसकी हेल्प से बना है, मेड बाई अगार पाउडर। इस अगार पाउडर को आप लेते हो और इसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व करके, और जैसे ही आप इसको हीट करते हो ना बच्चे, और हीट करोगे तो ये वाटर के साथ क्या होगा, डिज़ोल्व होगा। तो जब इसको आप हीट करोगे और जैसे जैसे ठंडा होगा, ये सॉलिड
एक जेल के फॉर्म में अपीयर हो जाएगा। अब ये जो जेल बना ना, ये किसकी तरह काम कर रहा है? पोर्स की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है? एक्ट एज अ पोर्स, एक्ट एज अ पोर्स। ये बात क्लियर है? पोर्स, या आप बोल सकते हो सीव टाइप का, मतलब जिसके अंदर से डीएनए क्या हो करेगा? पास ऑन करेगा। ठीक है, तो आप सीव, छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल पोर्स फॉर्म रहते हैं, इसी वजह से इसमें क्या हो रहा है? डीएनए का मूवमेंट होगा। अब देखो, अभी हमने आपको डिस्कस किया कि जो डीएनए है, डीएनए के ऊपर कैसा चार्ज है? ओवरऑल नेगेटिव चार्ज है। तो अगर ये एंड हम नेगेटिव मान लें और ये एंड पॉजिटिव मान लें, क्योंकि डीएनए क्या है? डीएनए के ऊपर कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है, ड्यू टू फॉस्फेट ग्रुप के प्रेजेंट होने की वजह से। तो ये आपका कैथोड वाला रीजन है और ये आपका एनोड वाले रीजन है। बात समझ में आया? क्योंकि आप इसमें क्या पास करोगे? इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे। आप एक क्या लोगे? बैटरी लोगे, और बैटरी अगर आपके पास है तो आपका एक वायर होगा कैथोड और दूसरा वायर होगा एनोड। आपने यहाँ पर ये जो वाइट वाइट स्पेस दिख रहा है, इनको आप क्या बोलते हो? वेल्स। इसी में आप क्या करते हो? डीएनए सैंपल को आप क्या कर रहे हो? लोड कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने इसमें डीएनए सैंपल लोड कर दिया। जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करोगे, क्योंकि हमने कैथोड रीजन में ही क्यों वेल्स को सेट किया? क्योंकि डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज इनके डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और जब कैथोड से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होगी तो ये फर्दर डीएनए क्या करेगा? मूव ऑन करेगा। फर्दर डीएनए क्या करेगा? मूव ऑन करेगा। किधर से किधर? कैथोड टू एनोड रन करेगा। अब जितना छोटा, जितना स्मॉलेस्ट डीएनए फ्रेगमेंट होगा, क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर मास बहुत कम है और वो छोटे छोटे स्पोर्स से पास ऑन हो जाएगा, वो उतना ही ज़्यादा लाइटर बैंड्स फॉर्म होंगे। ये क्या होगा? लाइटर बैंड्स फॉर्म होंगे। और जिसका साइज बड़ा होगा वो सभी पोर्स को पास ऑन नहीं कर पाएगा, तो उसमें क्या होंगे? डार्क बैंड्स फॉर्म होंगे। बात क्लियर है? तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो एक तरह की टेक्निक है जिसकी हेल्प से आप डीएनए के साइज को डिटरमाइन करते हो। ठीक है, क्योंकि डीएनए को आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हो। तो जब भी आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, डीएनए सैंपल लिया, आपने उसको ट्रीट किया, किसकी हेल्प से? ट्रीट विथ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। जब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट करोगे तो डीएनए फ्रेगमेंट फॉर्म होंगे। अब इस डीएनए फ्रेगमेंट जो फॉर्म होंगे, इसके साइज को डिटरमाइन करना है। इसके साइज को अगर डिटरमाइन करना है तो आप क्या परफॉर्म करोगे? परफॉर्म करोगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। बात क्लियर है? अब जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म करोगे तो यहाँ से जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म हुई, तो इसके अंदर जो जेल है ना बच्चे, इसको आप जो ये जेल, यहाँ से जेल बना, इसके अंदर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस परफॉर्म किया, मीन्स कैथोड और इलेक्ट्रोड से आप कनेक्ट किए। 40 मिनट्स 50 मिनट्स डिपेंडिंग ऑन कितने वोल्ट में आप इसको रन कर रहे हो। फिर आप इस जेल को ना, ये जो अगर आपके पास जो जेल है, इसको आप किसके अंदर डिप कर दोगे? किसके अंदर डिप करोगे? डिप इनटू ETBR, इथीडियम ब्रोमाइड सोल्यूशन के अंदर डिप कर दोगे। और डिप करने के बाद जब आप इसको UV स्कैन करोगे ना, तो डीएनए के बैंड्स जो है ना, डीएनए के बैंड्स जो हैं वो ऑरेंज कलर में अपीयर होंगे। तो हमेशा याद रखना कि डीएनए का जो सैंपल है, जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म करोगे और उसको यूवी स्कैन के थ्रू, यूवी अल्ट्रावायलेट लाइट के थ्रू, और जब आप इसको स्कैन करोगे तो डीएनए के बैंड का कलर कैसा होगा? ऑरेंज कलर होगा। कैसा कलर होगा? ऑरेंज कलर होगा। क्यों ऑरेंज कलर होगा? क्योंकि आपने उसको ETBR सोल्यूशन में क्या किया है? डिप किया है। नेकेड आई से कभी भी आप डीएनए को नहीं देख सकते हो। हमेशा देखने के लिए आप इसको क्या करना पड़ेगा? स्टैनिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा?
स्टैंड करना पड़ेगा, किसकी हेल्प से, ETBR की हेल्प से। तो ये चीज़ क्लियर है बच्चे आप सभी को। तो बच्चे अगर आपको मेरे इस पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट से आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं ना, तो ज़रूर से मेरे वीडियो को लाइक करो और अपना कमेंट फीडबैक में ज़रूर दो। और आप सभी के डिमांड की वजह से मैं बायोटेक्नोलॉजी का ये चैप्टर स्टार्ट किया हूँ, क्योंकि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर कम्युनिटी पोल पर बच्चों से पूछा था कि आप अगला सीरीज़ किस चैप्टर का चाहते हैं। तो बच्चों ने बोला कि बायोटेक्नोलॉजी वाली चैप्टर्स की सीरीज़ हम चाहते हैं। तो बच्चे अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है तो आप मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दो, अपना प्यार दो, ताकि मैं आपके लिए और भी ज़्यादा वीडियोज़ लेकर के आऊँ। थैंक यू।